नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम लाए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम खबरें जो आपके खेत, पशुपालन, मंडी और मौसम से सीधा जुड़ाव रखती हैं। आज बात होगी सरकारी कृषि नीतियों की, मुर्गी पालन में लाभदायक नस्लों की, धान की रुपाई के लिए उपयोगी यंत्रों की और एक सफल किसान की प्रेरक कहानी भी सुनेंगे। साथ ही जानेंगे ताज़ा मंडी भाव और मौसम का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। कृषि विभाग किसानों को सूक्ष्म सिंचाई उपकरणों पर देगा 80% तक अनुदान। दीमक से धान के बिचड़ों को बचाने के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा का प्रयोग करें। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए उचित नस्ल का चयन करें। राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के माध्यम से किसानों को ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाने पर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। इन दोनों तकनीकों के माध्यम से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा। इससे पानी की बचत के साथ साथ फसलों की उत्पादकता भी बढ़ेगी। उस योजना के तहत हम लोग दो तकनीक है, एक है ड्रिप सिंचाई, दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई। इस दोनों पर जो भी हमारे कृषक बंधु हैं, जो खेती से जुड़े हुए हैं, उद्यानिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को इस पर अनुदान दिया जाता है। जो हमारे लघु और सीमांत किसान होते हैं उस पर सरकार 80% अनुदान देती है और जो बड़े किसान हैं उनको 70% अनुदान देती है। किसान भाइयों, जो किसान अपने खेतों में धान के बिचड़े लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। जिन खेतों में आप बिचड़ा लगाने जा रहे हैं, वहां दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा का छिड़काव करें। यह दवा दीमक को समाप्त करती है और फसल की जड़ों को सुरक्षित रखती है। इससे आपकी नर्सरी सुरक्षित रहेगी और पौधे मजबूत बनेंगे। अगर ऊपरवार खेत है तो उसमें दीमक की समस्या आती है। ऐसे स्थिति में आप क्लोरोपाइरीफॉस की दवा 2.5 लीटर 20 से 25 किलो बालू, जो गांव घर की बालू होती है उसमें मिला करके, जिसको रेत बोलते हैं, उसको भुरकाव कर दें। उसके बाद रुपाई करें। किसान भाइयों, अगर आप खेती के साथ साथ मुर्गी पालन को व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं तो नस्लों का सही चयन अत्यंत आवश्यक है। बेहतर नस्ल की मुर्गियां न केवल जल्दी बढ़ती हैं बल्कि बाजार में अच्छी कीमत भी दिलवाती हैं। ब्रॉयलर के साथ साथ वन राजा और कड़कनाथ जैसी देसी नस्लों का पालन कर आप अधिक लाभ कमा सकते हैं। इन नस्लों की मांग आज के बाजार में तेजी से बढ़ रही है, खासकर स्वास्थ्यवर्धक मीट के कारण। नई तकनीकों से जुड़े यंत्र आज के किसानों को बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही एक उपकरण है सुपर सीडर, जो खेत में बचे पराली और फसल अवशेषों को मिट्टी में मिला देता है। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है बल्कि पराली जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पहले किसान अवशेषों को जलाते थे जिससे पर्यावरण में नुकसान होता था। अब इस यंत्र से मिट्टी की सेहत सुधरती है और अगली फसल की उत्पादकता भी बेहतर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली के द्वारा केले के रेशे से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पहल से महिलाएं घर बैठे अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर वर्षा रानी ने बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुएं बनाना सीख रही हैं, जिन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिल रही है। यह पहल महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम ऑनलाइन के माध्यम से केला रेशा का उत्पाद जो है उसकी बिक्री करेंगे, और जो महिलाएं हैं जो हमारे यहाँ प्रशिक्षित होती हैं उनके माध्यम से हम उत्पाद बनवाएंगे, ताकि महिलाओं को स्वरोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर हो, और इसी तरह से प्रशिक्षण यहाँ होते रहे और महिलाएं भी यहाँ आते रहेंगी। आधुनिक तरीके से खेती करना लाभ का रास्ता खोल सकता है, यह साबित किया है पटना जिले के प्रगतिशील किसान कृष्णा यादव ने। उन्होंने मात्र 2 बीघा में नेनुआ की खेती कर बढ़िया मुनाफा कमाया है। उनका कहना है कि अगर खेतों में पानी नहीं लगता तो उत्पादन और भी ज़्यादा हो सकता था। फिर भी उन्होंने लगभग 2 लाख रुपए की लागत के साथ अच्छा मुनाफा अर्जित किया है। यह सफलता उन किसानों के लिए प्रेरणा है जो सीमित भूमि में भी आधुनिक खेती अपनाना चाहते हैं। वही 2 बीघा करीब नेनुआ का खेती था, करीब वही 50 से 60 हज़ार रुपया लागत लगा है। हाँ, फायदा हुआ, करीब 25-30 हज़ार रुपया बचा, और 1 महीना पहले डूब जाने के कारण 10-20 हज़ार रुपया होता। आइए जानते हैं पटना बाकरगंज अनाज मंडी में आज के ताज़ा बाजार भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, सरबती गेहूं 4,500 रुपये प्रति क्विंटल, अरवा चावल 9,000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। आज का अनुमानित तापमान है, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। किसान भाई, आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में खेतों से जल भराव न होने दें और अनाज या चारा खुले में न रखें। मौसम को देखते हुए सभी कृषि कार्य सोच समझकर और सही समय पर करें। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिनसे साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में लत्तरदार सब्जियों की देखभाल किस तरह से करें, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल कुमार, जो सहायक प्राध्यापक हैं सहरसा कृषि महाविद्यालय सहरसा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बरसात के मौसम में हमारे किसान भाई लत्तरदार सब्जियों की खेती किए हैं, उनकी देखभाल किस तरह से करें? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारा भोजन में बहुत सारा प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, वसा की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, खनिज लवण की ज़रूरत है। तो ये सब तत्वों के लिए कौन सी हमें प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी हम लोगों को साधन चाहिए कि जो हमें शरीर की भरपाई कर सकते हैं। तो भोजन में सब्जियों का मुख्य स्थान होता है। चावल, रोटी, दाल के बाद सब्जी का मुख्य स्थान होता है। और बरसात के सीज़न में मुख्य सब्जी में जो होता है लत्तरदार सब्जी है। ऐसे दो लत्तरदार सब्जियां दोनों सीज़न में लेते हैं। रबी में भी लेते, गर्मा में भी लेते हैं, जो इसको हम जायद कहते हैं, उसमें लेते हैं। और अभी जो खरीफ का सीज़न चल रहा है तो खरीफ में लेते हैं। तो लत्तेदार सब्जी में गर्मा में जो हम लेते हैं तो दोनों में फसल सेम ही रहता है, लेकिन उसमें थोड़ा आसान हो जाता है गर्मा सीजन में, क्योंकि ज़मीन पर ही फैल कर टेंड्रिल उसका रहता है, ज़मीन पर फैल जाता है
और उसके पूरा लत्तेदार करके फल फूल आ जाता है। लेकिन बरसात में दिक्कत क्या होता है कि सब जगह ज़मीन में नमी रहती है, कहीं कहीं पानी का लगाव हो जाता है, तो उसके कारण होते लत्तेदार सब्जियों जो हम बरसात में लेते हैं, खरीफ में लेते हैं, तो उसके लिए तो विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे जो बड़ी समस्या है लत्तरदार सब्जियों के बरसात के मौसम में, तो जो कीट मकोड़ों का जो प्रकोप है सबसे ज़्यादा रहता है। एक छोटे छोटे आकार के जो पीले टाइप के जो कीट होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित लत्तरदार सब्जियों को वही करते हैं। तो कीट मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए किस तरह से रासायनिक उर्वरकों का या छिड़काव का प्रयोग हमारे किसान भाई करें ताकि फसल पे ज़्यादा नुकसान न हो? लत्तेदार सब्जी जैसे हम बरसात में लगाने हैं तो लगाने की अलग अलग विधियाँ भी होती है। अगर हम बात करें कि कैसे हम लगाएंगे कि इसका कीट मकोड़ा या रोग बीमारी का प्रकोप कम हो, उसके लिए जैसे हम पहले गड्ढे खोद देते हैं, 1 फीट गड्ढे खोद देते हैं। गड्ढे खोदने के बाद उसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। मिट्टी निकालने के बाद उसमें जो सड़ी गली खाद रहता है उसमें मिला के जहाँ लगाते हैं वह थोड़ा ऊंचा ज़मीन कर लेते हैं। अगर ज़मीन से 2-3 सेंटीमीटर ऊंचा रहेगा तो बारिश कम होगा, तो बारिश ज़्यादा भी होगा तो बारिश का उसका अटैक नहीं करे, बारिश का प्रकोप नहीं होगा, बारिश से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। ज़मीन क्या होता है, गीली हो जाती है, जिसके कारण फंगस, बैक्टीरिया, बहुत सारा इंसेक्ट जो है अटैक कर लेते हैं। तो जिसके कारण जो छोटा पौधा जब जन्म ही लेता है तो सड़ने का डर रहता है। जैसे ही पौधा सड़ गया तो पूरा खेत बर्बाद हो गया। तो हम ज़मीन से थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर ऊंचा उसको थल्ला बना देते हैं और थल्ला बना के उसके बीज की रोपाई करते हैं। बीज की रोपाई करते हैं तो हम लत्तेदार सब्जियां में देखते हैं कि बरसात में लत्ती जो बड़ी बड़ी हो जाती है तो उसकी दूरी थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। जैसे एक बीज जहाँ लगाए उसके दूसरे बीज मतलब 2 से 3 मीटर आगे, मतलब 6-7 फीट आगे हम दूसरी थल्ला लगाएंगे और लगा के उसके डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। और कद्दू और ये सब लत्तेदार सब्जियां में बहुत सारा आती है सब, जैसे कद्दू हुआ, नेनुआ, झींगा, खीरा, परवल, बहुत सारा सब्जियां जो लत्तेदार आती है, करेला, चिचिंदा, बहुत सारा। लेकिन बरसात में जो होता है उसके लिए हम रोग बीमारी आने के पहले उसका हम प्रकोप से बचने के लिए हम प्रिकॉशन ले लेते हैं, सावधानी ले लेते हैं। सावधानी में क्या करते हैं कि उसकी पौधा को हम जितना कोशिश हो सके ज़मीन से उसका अटैचमेंट बहुत कम करें। उसको सपोर्ट के लिए हम या बांस के छड़ी या कोई रस्सी, फीता उसके लगा के हम उसको मचान बना देते हैं। मचान बनाने में हम लोग बांस का पिलर यूज कर सकते हैं या परमानेंट मचान बनानी है तो लोहे के पिलर लगा सकते हैं। आजकल सीमेंटेड पिलर भी आता है जो जगह जगह पर 20 फीट पर 25 फीट पर लगा के उसको कर सकते हैं। और बीच में रेडीमेड जाली आता है या आप रस्सी से बना सकते हैं या गांव में बांस की छड़ी है या अलग अलग जो झाड़ी नुमा जो डंठल रहता है उससे लगा के हम उसको हम जाली नुमा बना देते हैं। जाली नुमा बना के मचान बना देते हैं ताकि ये जो है जो लत्तेदार सब्जियां जो पौधा है तो ज़मीन से उसका अटैचमेंट नहीं हो, ज़मीन से सटा हुआ नहीं हो। जब ऊपर चढ़ जाएगा तो टेंड्रिल, उसके हर पत्ती के बीच में एक टेंड्रिल रहता है तो सर्पिला का टेंड्रिल रहता है वो अटैच कर लेता है, पकड़ लेगा और उसके सपोर्ट के माध्यम से पूरा फैल जाता है। ऐसे कि जानते हैं कि जो लत्तीदार सब्जियां होती है वह मोनोसियस होती है, अर्थात एक ही पौधा में नर और मादा दोनों फूल आता है। तो मादा फूल भी रहेगा और नर फूल रहेगा, तो एक ही पौधा में फल बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि नर फूल की संख्या ज़्यादा होती है, मादा फूल कम आता है, लेकिन दोनों का ज़रूरी है। अगर नर फूल नहीं रहेगा तो मादा तो फल नहीं बन पाएगा, इसीलिए परागण के लिए नर फूल का होना भी ज़रूरी है। अब हम उसमें क्या करते हैं, बीच बीच में उसका हम देखते रहते हैं कि जो ज़मीन से जो जहाँ लगाए थे उसका ज़मीन का मिट्टी भर देते हैं ताकि पानी भी बारिश भी होए, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से बारिश भी होए तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़े। ज़्यादा पैदावार के लिए हमारे किसान भाई और कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो लत्तेदार सब्जियों की ज़्यादा उत्पादन के लिए कारगर सिद्ध हो सकती हैं, इसके बारे में ज़रा हमारे किसान भाइयों को बताएं। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए तो हम लोग दोनों कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं, जैसे ऊपर कोई सब्जी किए हुए नीचे भी चाहेंगे तो हल्दी लगा सकते हैं या छोटी मोटी पालक वगैरह या घास चौलाई लगाकर हम उसका इनकम बढ़ा सकते हैं। ऊपर भी हो रहा है, मचान पर आप हरा सब्जी ले रहे हैं और नीचे जो ज़मीन आपका खाली पड़ा हुआ है तो उसमें भी हम चौलाई वगैरह या साग वगैरह या हल्दी आदि लगाकर हम उसका इनकम बढ़ा सकते हैं।
और दूसरी बात कि वह मेन फसल जो है आपका जो लत्तेदार सब्जी उसका भी कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और जो जितना प्रकाश संश्लेषण होना है या जितना श्वसन होना है उसका भी कोई उसका नुकसान नहीं पहुंच पाता है। बांस के मचान में और रस्सी के मचान जो बनता है उसमें उत्पादन पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं? अगर हम ज़मीन के अटैच में रहेगा तो उसमें क्या होता है कि जैसे बरसात में तो जाहिर सी बात है कि कम ही बारिश होगी तो मॉइस्चर बना रहता है, तो मॉइस्चर का फंगस लगेगा, पत्तियां सड़ना शुरू हो जाएगी, फल लगेगा, जैसे ही फल लगा छोटा फल आएगा सड़ जाएगा, एक सड़ गया तो फिर दूसरे पे इन्फेक्शन बढ़ा दिया। तो मचान बनाने का मेन पर्पस है कि ज़मीन से अलग करना, ऐसा कोई बात नहीं। एरेशन भी बढ़ाता है, रेस्पिरेशन भी, श्वसन भी अच्छी से होगा, प्रकाश संश्लेषण भी अच्छी से होगा। अगर ज़मीन पर रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी एक लत्ती दूसरी लत्ती पर चढ़ जाएंगे, जिससे क्या होता है कि जो पत्तियां पर प्रकाश सूर्य का प्रकाश मिलना है वो कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब भोजन कम बनेगा तो पौधा भी कम स्वस्थ रहेगा। तो मचान और ज़मीन में यही अंतर। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर साहब का विशेष आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय, एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की ओर विशेष फिल्म। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी।
आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए।
इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा है जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सब करे, जब भी इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौमूत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे, और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीकें और उपकरणों की जानकारी, और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।